Hey guys, welcome to the 30th lecture of the chapter Transport in Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट MCQs का पार्ट 5 देखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। ठीक है, जो भी हमने लेक्चर नंबर 25 से लेके लेक्चर नंबर 29 तक 25 से 29 तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ा है, जो जो टॉपिक्स हमने पढ़ा है, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट MCQs है वो हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू, सही ऑप्शन क्या है? टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स, साइज ऑफ गार्ड सेल्स, नंबर ऑफ गार्ड सेल्स या अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। सही आंसर है टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। मैंने जब आपको लेक्चर नंबर 25 में स्टोमेटा के बारे में पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि द कॉज ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज अ चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल, कि अगर गार्ड सेल टर्जिड है तो स्टोमेटा खुल जाएगा। टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। और अगर गार्ड सेल अगर गार्ड सेल फ्लैसिड है, ठीक है, गार्ड सेल्स कैसा है? फ्लैसिड, यानी कि गार्ड सेल्स में वाटर का कंटेंट कम है, तो गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगा, और गार्ड सेल फ्लैसिड हुआ तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तो अगर गार्ड सेल टर्जिड, स्टोमेटा ओपन, गार्ड सेल फ्लैसिड, स्टोमेटा क्लोज। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है द मेटल आयन इन्वॉल्व्ड इन द स्टोमेटल रेगुलेशन इज। मेटल आयन जो कि इन्वॉल्व होता है स्टोमेटल रेगुलेशन में, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक या पोटेशियम। सही आंसर है पोटेशियम। अरे इसके ऊपर तो पूरा का पूरा एक लेक्चर है, पोटेशियम आयन पंप थ्योरी, लेक्चर नंबर 26, जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल फुजिनो नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस होता है इन गार्ड सेल्स जब स्टोमेटा खुलता है। तो स्टोमेटा का क्या हो रहा है? रेगुलेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इस रेगुलेशन में जो हमारा स्टोमेटल रेगुलेशन है, इसमें जो मेटल आयन इन्वॉल्व है वो है पोटेशियम आयन। ठीक, इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर है, पोटेशियम आयन पंप थ्योरी। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट्स वुड बी मोस्ट रैपिड व्हेन। कब ट्रांसपिरेशन धराधर होगा प्लांट में? व्हेन देयर इज लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, व्हेन द एयर इज मोर ह्यूमिड, व्हेन देयर इज एक्सेस रेनफॉल, या फिर व्हेन इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर ड्राई। कब ट्रांसपिरेशन का रेट ज्यादा होने वाला है? बोलो, जब इन्वायरमेंटल कंडीशन ड्राई है तब। लेक्चर नंबर 27 में मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी और ट्रांसपिरेशन रेट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, यानी कि वाटर जो है, वाटर का जो कंटेंट है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, ह्यूमिड है एटमॉस्फेयर, ठीक है, एयर जो है वो ह्यूमिड है, ज़्यादा बारिश हुआ हो, शायद ज़्यादा रेनफॉल होने से आसपास की जो एटमॉस्फेयर है ह्यूमिड हो जाती है। तो अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाएगा एटमॉस्फेयर का तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। लेकिन अगर यही एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कम हो जाए, यानी कि जो आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो ड्राई हो जाए, ड्राई हो गया यानी कि ह्यूमिडिटी कम हो गया है, तो ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगा। तो ट्रांसपिरेशन कब धराधर होगा, रैपिड कब होगा? जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस ड्राई है तब। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, राइट? Conversion of starch to organic acid is essential for stomatal closure, stomatal opening, stomatal initiation या stomatal growth। सही आंसर है स्टोमेटल ओपनिंग। आपको मैंने लेक्चर नंबर 26 में पढ़ाया था जब हम पोटेशियम आयन पंप थ्योरी पढ़ रहे थे कि गार्ड सेल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे स्टार्च, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया स्टार्च, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये फोस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, फोस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और फिर इसके साथ CO2 आके जुड़ता है और एक एंजाइम काम करता है पेप्केज और हमें मिलता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोसेस क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आखिर में जाके स्टोमेटा ओपन होना है। जब मैलिक एसिड बनता है, आपको पता है, तो ये टूटता है मैलेट और प्रोटॉन में। प्रोटॉन तो बाहर चला जाता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं गार्ड सेल के मेम्ब्रेन पे, तो प्रोटॉन बाहर चला जाता है। अंदर मैलेट, नेगेटिव, मैलेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अंदर मैलेट का कंटेंट ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन बाहर जा रहा है, अंदर माइनस चार्ज ज़्यादा हो रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर से पोटेशियम आयन आ जाता है अंदर।
पोटेशियम आयन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, राइट। फिर पोटेशियम और मैलेट आपस में मिलके पोटेशियम मैलेट बनाते हैं, जो कि एक तरह से सॉल्यूट की तरह काम करता है। अब देखो गार्ड सेल के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा हो गया, सॉल्यूट ज़्यादा हो गया, सारी बातें बताई हुई है, बस रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो सर? अरे फास्ट थोड़ी समझा रहा हूँ, ये तो समझाई हुई बात है, वापस से रिवाइज करा रहा हूँ। अब अंदर कोई भी सेल के अंदर अगर सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, डीपीडी बढ़ेगा, यानी कि डिमांड बढ़ेगा वाटर का, तो एंडोस्मोसिस होगा, गार्ड सेल के अंदर पानी आएगा, गार्ड सेल के अंदर पानी आएगा तो गार्ड सेल टर्जिड होगा, और आपको पता है जब गार्ड सेल टर्जिड होता है तो स्टोमेटा खुल जाती है। तो इतना कुछ हुआ, देखो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च से पहले हमें क्या, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से हमें पहले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, इतना कुछ प्रोसेस हुआ, तब जाके लास्ट में ये स्टोमेटा खुला। तो ये कन्वर्जन जो हो रहा है स्टार्च का टू ऑर्गेनिक एसिड जैसे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, इन सब में कन्वर्जन हो रहा है स्टार्च का, क्यों? ताकि स्टोमेटा खुल सके, ठीक है। पुराने लेक्चर्स देख के आओ, जो बोला ना 25 से लेके 29 तक लेक्चर्स देखे हो, तभी ये वाला लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं इस लेक्चर नंबर 30 में। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइड ऑफ वॉल ऑफ गार्ड सेल्स इज थिक? आपको पता है कि गार्ड सेल्स में आपको सेल वॉल के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलती है। एक हिस्सा गार्ड सेल का थिक होता है, एक हिस्सा गार्ड सेल का थिन होता है। थिक कौन सा होता है? आउटर वाला वॉल, इनर वाला वॉल, साइड वॉल, या ऑल द थ्री? तो आपको पता है इनर, राइट। लेक्चर नंबर 25 में जो हमने देखा था, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था जो इनर सेल वॉल होता है ना, अंदर वाला सेल वॉल, राइट, अंदर वाला सेल वॉल गार्ड सेल का, ये क्या है? गार्ड सेल है, दो गार्ड सेल है, किडनी शेपेड गार्ड सेल, पहला दूसरा, इनका सेल वॉल देखो, अंदर की तरफ जो इनर सेल वॉल है ये थिक होता है और इलास्टिक होता है, राइट। बाहर वाला थिन होता है एंड इलास्टिक होता है, तो अंदर वाला थिक, यहाँ पे थिक पूछा है, तो इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल जो होते हैं वो थिक होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। ये भी एक फैक्ट वाला क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है कि शेप ऑफ गार्ड सेल्स इन ग्रामिनी फैमिली इज। ग्रामिनी फैमिली में आपको गार्ड सेल का शेप कैसा देखने को मिलेगा? किडनी शेपेड, ओवल, राउंड, या डम्बल शेपेड? किडनी, ओवल, राउंड, या डम्बल? सही आंसर है डम्बल शेपेड, राइट। आपको मैंने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 25 में कि द शेप ऑफ गार्ड सेल्स इन मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स में जनरली जो गार्ड सेल्स होते हैं उनका शेप होता है डम्बल शेपेड। तो मोनोकॉट्स की कुछ फैमिली है, ग्रामिनी, पोएसी, ग्रास फैमिली, आपको याद रखना है। इनमें गार्ड सेल का शेप कैसा होता है? डम्बल शेपेड होता है। डाइकॉट में कैसा होता है? किडनी शेपेड, बीन शेपेड, क्रिसेंट शेपेड होता है। लेकिन मोनोकॉट में कैसा शेप होता है गार्ड सेल का? डम्बल शेपेड, और डम्बल उठाते हैं ना जिम में, ठीक है, डम्बल शेपेड। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। विथ डिक्रीज इन एटमोस्फेरिक प्रेशर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल। देखो जैसे जैसे आप एटमोस्फेरिक प्रेशर को कम करोगे तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन रिमेन अनअफेक्टेड, इंक्रीज, डिक्रीज स्लोली, या डिक्रीज रैपिडली? सही ऑप्शन है इंक्रीज्ड। मैंने आपको लेक्चर नंबर 27 में जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पढ़ रहे थे तब मैंने आपको कहा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में प्रेशर को कम करते हो ना, तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है। जो प्लांट है, जो लीफ है, इसमें से धराधर वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। क्यों? क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, बिकॉज प्रेशर कम हो गया है, राइट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ट्रांसपिरेशन रेट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करोगे, ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगा, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स इज टू कॉज लॉस ऑफ सरप्लस ऑफ वाटर, कूलिंग ऑफ द प्लांट, रैपिड एसेंट ऑफ सैप, रैपिड राइज ऑफ मिनरल्स। तो आज के बाद आप एकदम अच्छे से एक बात को ध्यान रखेंगे कि जो ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट का, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कूलिंग ऑफ द प्लांट, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, पर्पस है ट्रांसपिरेशन के, जैसे
रैपिड एसेंट ऑफ सैप, ठीक है, वो ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करना, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर सप्लाई करना, ये सब भी अलग अलग पर्पस है ट्रांसपिरेशन के, आप जानते हो। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपिरेशन का वो है कूलिंग ऑफ द प्लांट। लेक्चर नंबर 28 में मैंने आपको पढ़ाया था कि ट्रांसपिरेशन कूल्स लीफ सर्फेसेस समटाइम्स 10 to 15 डिग्रीज बाय इवेपोरेटिव कूलिंग, राइट। जब ट्रांसपिरेशन होता है, ये हमारा लीफ है, लीफ से ट्रांसपिरेशन होता है तो आजू बाजू लीफ के मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गर्मी भी रहती है अगर एटमॉस्फेयर में, तो भी लीफ के अराउंड जो टेम्परेचर होता है वो 10 से 15 डिग्री नॉर्मल एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से कम होता है। जैसे अगर आज टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन लीफ के अराउंड क्योंकि ट्रांसपिरेशन हुआ है तो आजू बाजू आपको वाटर मॉइस्चर देखने को मिलेगा, वाटर देखने को मिलेगा वाटर वेपर के फॉर्म में। इसीलिए लीफ के आजू बाजू जो टेम्परेचर होता है ना वो लेट्स से 35 से 40 डिग्री सेल्सियस या 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि तेज गर्मी में भी प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन चल रहा होता है, लीफ के आजू बाजू मॉइस्चर रहता है, ठीक है, तो एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है। ऑलराइट, तो कूलिंग ऑफ द प्लांट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन। नहीं तो इतनी गर्मी में 45 डिग्री सेल्सियस में आप बाहर जाके देखो झुलस जाओगे, तो प्लांट भी झुलस जाता है। लेकिन प्लांट के आजू बाजू क्या है, मॉइस्चर क्रिएट हो गया, लीफ के आजू बाजू मॉइस्चर क्रिएट हो गया क्योंकि ट्रांसपिरेशन हुआ है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये क्वेश्चन देखो, द पाथवे ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल अप टू द जाइलम। जो लेक्चर पढ़ाया था ना, लेक्चर नंबर 29, हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, उसी से रिलेटेड है। किस सीक्वेंस से जो वाटर है सॉइल से जाइलम की तरफ जाता है, सही सीक्वेंस कौन सा है? सही सीक्वेंस है फर्स्ट वाला सीक्वेंस। देखो लेक्चर नंबर 29 में आपने पढ़ा था, पहले रूट हेयर जो है वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर वहां से एपिडर्मिस में जाएगा वाटर, फिर कॉर्टेक्स में, फिर एंडोडर्मिस में, फिर पेरिसाइकल में, फिर पेरिसाइकल से प्रोटोजाइलम, फिर लास्ट में मेटाजाइलम। और मेटाजाइलम जो है वो बाकी एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पानी भेज देगा। तो जाइलम तक कैसे आया पानी? पहले सॉइल में पानी था, वहां से रूट हेयर के पास आया, रूट हेयर से एपिडर्मिस, तो यहाँ पे एपिडर्मिस मेंशन नहीं किया, सीधा कॉर्टेक्स लिख दिया। तो एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, तो एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकल, फिर पेरिसाइकल के बाद प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के बाद मेटाजाइलम। तो ऑप्शन ए इज द राइट पाथवे ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल अप टू द जाइलम। एक बार मेटाजाइलम तक यानी कि जाइलम तक पानी पहुंच गया, फिर जाइलम उसको एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट की तरफ लेके चला जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करा देगा जाइलम वाटर का। ठीक, तो वाटर जाइलम तक वाटर कैसे आया? पहले रूट हेयर में आया, सॉइल से रूट हेयर, ठीक, सॉइल से रूट हेयर, फिर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। ऑलराइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड व्हेन। कब वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है? जब ट्रांसपिरेशन बढ़ता है, जब फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, जब रेस्पिरेशन बढ़ता है प्लांट में, या जब प्लांट में रूट प्रेशर बढ़ता है। तो सही आंसर है जब ट्रांसपिरेशन बढ़ता है। लेक्चर नंबर 28 में हमने पढ़ा था कि ट्रांसपिरेशन क्रिएट ट्रांसपिरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स। जब ट्रांसपिरेशन होता है, याद करो मैंने आपको इस पेन का एग्जाम्पल देके समझाया था कि ये समझ लो रूट का प्लांट का एरियल पार्ट है और नीचे रूट है। तो एरियल पार्ट से तो ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर का लॉस होगा। अब इस वाटर के लॉस को फुलफिल करने के लिए प्लांट जो है अपने रूट से सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पे एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होगा। ऊपर ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लॉस हो रहा है और वही वाटर को फिर मतलब जो वाटर लॉस हो रहा है उसको, उस लॉस को फुलफिल करने के लिए, पानी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए प्लांट यहाँ रूट से वापस से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। लॉस हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, लॉस हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, नीचे से एरियल पार्ट से लॉस हो रहा है, रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है। क्यों? क्योंकि एरियल पार्ट में ट्रांसपिरेशन चल रहा है। ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हो रहा है। वाटर यहाँ से लॉस हो रहा है, यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है और ऐसे फ्लो होकर फिर ऊपर एरियल पार्ट में जा रहा है। तो एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हो रहा है, एक सक्शन क्रिएट हो रहा है, राइट। तो ट्रांसपिरेशन इज इंक्रीज्ड व्हेन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड व्हेन ट्रांसपिरेशन इज इंक्रीज्ड। अगर ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा ना, धड़ाधड़ ट्रांसपिरेशन होगा, तो प्लांट भी नीचे से धड़ाधड़ वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट का जो रूट है। ठीक, तो ट्रांसपिरेशन क्रिएट ट्रांसपिरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड व्हेन ट्रांसपिरेशन इज इंक्रीज्ड।
तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है आराम से कमेंट सेक्शन में पूछिए, अच्छे अच्छे डाउट होंगे उनको मैं आंसर करूँगा। छोटा मोटा डाउट पूछने से अच्छा, टाइम वेस्ट करने से आप गूगल पे ही चेक कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से डाउट मत पूछो, गूगल से पूछो जाओ, ऐसा नहीं। छोटे मोटे डाउट तो आप गूगल से पूछ सकते हो ना, पता नहीं मैं कितने दिन बाद आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ, मैं कहीं इधर उधर बिजी हो जाऊँ, राइट। वैसे तो अभी उतने कमेंट्स आते नहीं है थोड़े बहुत ही कमेंट्स आते हैं तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। मे बी इन फ्यूचर, हु नोज, चल गया मेरा चैनल, बहुत लोग आ गए ठीक है। तो छोटे मोटे, इसलिए मैं कहता हूँ छोटे मोटे कमेंट्स खुद से कोशिश करो जानने का, अच्छे खासे जो कमेंट है, बड़े बड़े डाउट है वो पूछो। ओके, तो चलो अब मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स के। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।